नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विद एमसीक्यू सीरीज में। आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रॉकेट इंजनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, उच्च विशिष्ट आवेग के कारण यानी हाई स्पेसिफिक इंपल्स के कारण क्रायोजेनिक इंजनों की दक्षता अधिक होती है, क्योंकि यह सामान्यतः सेमी क्रायोजेनिक इंजनों की तुलना में कम थ्रस्ट उत्पन्न कर पाते हैं। दूसरा कथन यहां पर दिया गया है कि सेमी क्रायोजेनिक इंजनों में ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों का अत्यंत निम्न तापमान पर भंडारण करना पड़ता है, जिससे उनका परिचालन क्रायोजेनिक इंजनों की तुलना में अधिक जटिल हो जाता है। आपको ये बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। जब हम क्रायोजेनिक इंजन और सेमी क्रायोजेनिक इंजन की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि जो क्रायोजेनिक इंजन है उनका प्रयोग आप अपर स्टेज में करते हैं। अपर स्टेज में इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप किसी रॉकेट के माध्यम से किसी पेलोड को ले जाते हैं तो अपर स्टेज में वायु का घर्षण कम होता है। वायु का घर्षण कम होता है तो वहां पर आप कम ईंधन में भी अधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। थ्रस्ट की आपको उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी एफिशिएंसी की आवश्यकता पड़ती है। तो जो क्रायोजेनिक इंजन है उनका प्रयोग आप अपर स्टेज में करते हैं, और जो बूस्टर स्टेज होती है, क्योंकि रॉकेट को शुरुआत में बहुत ज्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर हम सेमी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करते हैं। जो क्रायोजेनिक इंजन है वो अत्यंत निम्न तापमान पर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। अब आप यहां पर देखिए कि क्रायोजेनिक इंजनों की दक्षता अधिक होती है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन सेमी क्रायोजेनिक इंजनों की तुलना में कम थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल कहां होता है? प्रारंभिक स्टेज में होता है, बूस्टर स्टेज में होता है, क्योंकि थ्रस्ट की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। तो ये बिल्कुल सही हो गया। सेमी क्रायोजेनिक इंजनों में ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों का अत्यंत निम्न तापमान पर भंडारण करना पड़ता है। अत्यंत निम्न तापमान पर जो भंडारण होता है वो किसके द्वारा होता है? वो क्रायोजेनिक इंजन की विशेषता है। तो यहीं पर यह कथन गलत हो जाता है। तो दूसरा कथन गलत होगा और पहला कथन सही हो जाएगा, यानी केवल एक सही होगा। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। तो हाल ही में जो इसरो है उसने महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रणोदन परिसर, इसरो का जो प्रोपल्शन परिसर है, वहां पर अपनी सेमी क्रायोजेनिक इंजन का अल्प अवधि का हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न किया। जब हम हॉट टेस्ट की बात करते हैं तो वास्तविक परिस्थितियों में किया जाने वाला टेस्ट है, यानी आपने ईंधन जला करके प्रयोग करने की कोशिश करी है कि वास्तव में वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो वास्तविक स्थितियों को एक प्रकार से आपने परीक्षण के अंतर्गत इस्तेमाल किया है, वास्तविक स्थितियों को क्रिएट किया है। यहां पर क्रायोजेनिक इंजन और सेमी क्रायोजेनिक इंजन की सामान्य विशेषताएं दी गई हैं। जैसे क्रायोजेनिक इंजन में आप ईंधन के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ईंधन का तापमान अगर बात करें तो लिक्विड हाइड्रोजन को आपको स्टोर करना पड़ता है -253 डिग्री सेल्सियस पर, और लिक्विड ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस पर। और इतने निम्न तापमान पर इनका भंडारण करना, इनको स्टोर करना बहुत ही उच्च टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। और आपके सामने कई तरह की इंसुलेटेड चुनौतियां होती है, यानी आपको किस प्रकार से इनके रिसाव को रोकना है, उस तरह की चुनौतियां आपके सामने विद्यमान होती है। इस प्रकार से कथन दो सही नहीं होता है, क्योंकि वहां सेमी क्रायोजेनिक के बारे में लिखा गया है कि अत्यंत निम्न तापमान पर आपको भंडारण करना पड़ता है, जबकि वो क्रायोजेनिक इंजन की विशेषता है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बात करें तो यहां पर परिष्कृत केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। जब हम लिक्विड ऑक्सीजन की बात करते हैं तो उसका भंडारण -183 डिग्री सेल्सियस पर होता है, लेकिन जो केरोसिन होता है वो सामान्य ताप पर ही संग्रहित हो जाता है और कमरे के तापमान पर यह स्थिर रहता है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है? इसका घनत्व ज्यादा होता है, तो ये थ्रस्ट उत्पन्न ज्यादा करता है, इसलिए इसका बूस्टर स्टेज में इस्तेमाल होता है। आ गया समझ में कि वहां पर दूसरा स्टेटमेंट किस प्रकार से गलत हो जाता है। बाकी ये चीजें यहां पर लिखी गई हैं, आप इसका एक चित्र भी ले सकते हैं अपने नोट्स तैयार करने के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही सोडियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकी को लिथियम आयन बैटरी के विकल्प के रूप में मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि यह, अब आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है? अधिक प्रचुर मात्रा में मिलने वाले कच्चे पदार्थों पर निर्भर होने एवं सुरक्षित हैंडलिंग के साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के अत्यधिक संकेंद्रण से उत्पन्न जोखिम को कम करने में सहायक है।
दूसरा आपके सामने ऑप्शन है, वाणिज्यिक रूप से प्रयुक्त लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में अधिक ऊर्जा घनत्व के साथ लंबी परिचालन अवधि वाली होती है। तीसरा आपके सामने कथन दिया गया है कि पूर्णतः स्वदेशी सामग्री और प्रक्रियाओं के उपयोग के कारण आयातित बैटरी घटकों पर निर्भरता समाप्त करती है। और चौथा आपके सामने ऑप्शन है, पहले से ही वाणिज्यिक रूप से प्रचलित है और इलेक्ट्रिक वाहनों तथा ग्रिड स्तरीय भंडारण प्रणालियों में व्यापक रूप से प्रयुक्त हो रही है। तो जो सोडियम आयन बैटरी है, अगर आप उसकी लिथियम आयन बैटरी से तुलना करेंगे तो आपको पता है कि लिथियम किस प्रकार के भंडार, लिथियम, कोबाल्ट और निकल का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही ऐसे धातुएं माने जाती हैं जिनका सप्लाई चेन पर, जिनकी रिफाइनिंग पर चीन जैसे देशों का बहुत कब्जा है। और चीन जैसे देशों का अगर रिफाइनिंग पर बहुत ज्यादा कब्जा है तो इनकी आपूर्ति श्रृंखला में एक बाधा आने की संभावना हमेशा भविष्य में विद्यमान रहेगी। तो सुरक्षित आपूर्ति को सुनिश्चित अगर आपको करना है तो उसका एक विकल्प सोडियम आधारित जो बैटरी है, सोडियम आयन जो बैटरी प्रौद्योगिकी है, वो इसका एक विकल्प हो सकता है, क्योंकि सोडियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और कच्चे पदार्थों पर इसकी आप कह सकते हैं कि जो आपकी कोबाल्ट, निकल या लिथियम की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है, उसके जोखिम के बिना ही आप सोडियम आयन बैटरी का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि इसकी उपलब्धता ज्यादा विद्यमान रहती है। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी तुलना और देख लेते हैं व्याख्या के माध्यम से। वैसे बेसिक चीज आपको बताई जा चुकी है, लिथियम आयन बैटरियां लिथियम, कोबाल्ट, निकल और तांबा जैसे महंगे और दुर्लभ तत्वों का प्रयोग करती हैं और इनकी जो सप्लाई चेन है वो कुछ ही देशों में केंद्रित है। जैसे अगर आप इनकी रिफाइनिंग को देखेंगे और इनकी शोधन क्षमता के बारे में बात करेंगे तो उस पर चीन जैसे देशों का बहुत बड़ा कब्जा है। बैटरी निर्माण पर, बैटरी निर्माण चीन जैसे देशों में बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से इनकी लागत बढ़ जाती है, आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा की लगातार चिंता बनी रहती है और भू राजनीतिक जोखिम भी इनसे जुड़े रहते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मध्य पूर्व में या मिडिल ईस्ट में या आप कह सकते हैं पश्चिम एशिया में जो संकट चला, जो ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाला व्यापार प्रभावित हुआ और अब व्यापार प्रभावित होने की वजह से वैश्विक ऊर्जा प्रवाह भी बहुत बड़े स्तर पर बाधित हो गया, बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ। तो अगर इस तरह के भू राजनीतिक संकट होते हैं तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की प्रभावित होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए भू राजनीतिक जोखिम हमेशा आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करके किसी देश की आपूर्ति पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। इसलिए ये भी एक कारण है। सोडियम आयन बैटरियों में क्या होगा कि सोडियम आयन बैटरियों को लिथियम आयन के विकल्प के रूप में विकसित करने की बात लगातार चल रही है, विकसित किया जा रहा है और सोडियम बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, समुद्री जल से प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त करने की लागत इसकी अपेक्षाकृत कम है और तांबे की जगह एल्यूमिनियम का उपयोग किया जा सकता है। तो आप ये भी जानते हैं कि जो तांबा है, तांबे की अपेक्षा एल्यूमिनियम सस्ता भी है और अधिक मात्रा में प्राप्त भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपकी कई तरह की समस्याएं खत्म हो जाती है अगर आप सोडियम आयन बैटरियों को एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं लिथियम आयन बैटरियों की अपेक्षा। तो सोडियम आयन बैटरी अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित भी मानी जाती है। इनको 0 वोल्टेज पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका परिवहन भी किया जा सकता है, इनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। व्यापक तापमान सीमा में ये काम कर सकती हैं, यानी इनकी रेंज जो है बहुत कम तापमान के साथ साथ उच्च तापमान पर भी ये काम कर सकती हैं। थर्मल रनअवे का खतरा कम रहता है, गर्म होकर के आग लगने का जो जोखिम है वो कम रहता है। हाल ही के वर्षों में इस पर अनुसंधान हुए हैं, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग हुआ है, इससे तेज चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग के बेहतर स्थायित्व के संकेत मिले हैं। साथ ही इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं क्या है कि अभी प्रारंभिक अवस्था में ही ये तकनीक है, इस पर अनुसंधान अभी चल रहे हैं। इसकी एनर्जी डेंसिटी जो है वो लिथियम आयन बैटरी से कम है और इसका व्यावसायिक उपयोग अभी बेहद सीमित है। ये इसके सामने कुछ चुनौतियां हैं और भविष्य में हो सकता है कि जो अनुसंधान चल रहे हैं वो इन चुनौतियों से पार पा ले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आकाश वायु रक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है। इसके संबंध में, आकाश वायु रक्षा प्रणाली के संबंध में आपको कुछ कथनों पर विचार करना है। यहां पर पहला कथन दिया गया है कि इसे स्थिर प्रणालियों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन यह गतिशील, अर्ध गतिशील सैन्य परिसंपत्तियों यानी जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रयुक्त
नहीं की जा सकती है। दूसरा कथन आपके सामने दिया गया है कि इसे अधिकतम 4500 मीटर की ऊंचाई तक तैनात किया जा सकता है तथा यह लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्यों को भेद सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। अगर आप पहले कथन को देखेंगे कि इसे स्थिर रक्षा प्रणालियों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन यह गतिशील अर्ध गतिशील सैन्य परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। इसको गतिशील और अर्ध गतिशील सैन्य परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आकाश वायु रक्षा प्रणाली को इस प्रकार से कथन गलत हो जाता है। जब हम स्थिर रक्षा प्रणालियों की बात करते हैं, स्थिर सैन्य एसेट्स की बात करते हैं, तो उसका मतलब है कि जैसे सैन्य छावनियां होती हैं, या फिर हमारे एयर बेसिस होते हैं, या हमारे मिलिट्री बेसिस होते हैं, वो स्थिर सैन्य परिसंपत्तियां हैं। जब हम गतिशील सैन्य परिसंपत्तियों की बात करते हैं, तो उसका मतलब है कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, उनको मोबाइल किया जा सकता है। अर्ध गतिशील ऐसे होते हैं जो जिनमें स्थिरता के साथ साथ दूसरे गुण भी विद्यमान होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में उनको समय लगता है। जैसे अगर आप कोई मिलिट्री कैंप लगाते हैं या कोई अस्थायी पुल का निर्माण करते हैं, तो आपने बना तो दिया और आप इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको समय लग जाएगा। तो आकाश वायु रक्षा प्रणाली भारत की ऐसी प्रणाली है जो सभी तरह की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है। यहां पर लिखा गया है कि सभी तरह की परिसंपत्तियों को सुरक्षा नहीं प्रदान करती है, गतिशील और अर्ध गतिशील सैन्य परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है, जबकि की जा सकती है ये। तो इस प्रकार से कथन गलत हो जाएगा। इसे अधिकतम 4500 मीटर की ऊंचाई तक तैनात किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, और यह लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्यों को भेज सकती है, यह भी बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, केवल दो कथन सही है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो आकाश वायु रक्षा प्रणाली है वो एक मध्यम दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, और हवाई खतरों के खिलाफ क्षेत्रीय वायु रक्षा प्रणाली के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है। गतिशील अर्ध गतिशील और स्थिर सैन्य संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करती है, अभी हमने समझाया, और परिसंपत्तियों की रक्षा करने में विशेष रूप से सक्षम है। आकाश वायु रक्षा प्रणाली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, और साथ ही अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में इसको तैनात भी किया जा सकता है। अभी हमने देखा कि 4500 मीटर की ऊंचाई तक इसको तैनात किया जा सकता है। रियल टाइम मल्टी सेंसर डेटा प्रोसेसिंग की इसकी क्षमता है, यानी अलग अलग जो आप सेंसर से डेटा प्राप्त करते हैं उसको रियल टाइम में संसाधित करती है और तुरंत एक्शन लेने में सक्षम होती है, खतरे का मूल्यांकन करने में सक्षम है, किसी भी दिशा से आने वाले लक्ष्य को एक साथ भेज सकती है। ग्रुप मोड के साथ साथ स्वायत्त मोड में काम कर सकती है, अकेली भी काम कर सकती है, किसी और सिस्टम में फिट होकर के भी काम कर सकती है। कमांड गाइडेंस सिस्टम का प्रयोग करती है, यानी जो जमीन पर कमांड सेंटर होता है उसका ये विशेष रूप से प्रयोग करती है। इस कमांड सेंटर के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो इसमें फेज्ड एरे रडार के माध्यम से मिसाइलों के को लक्ष्य तक निर्देशित किया जाता है। जो फेज्ड एरे रडार है वो क्या करता है? फेज्ड एरे रडार मिसाइल को एक प्रकार से ट्रैक कर सकता है, न केवल मिसाइल को ट्रैक करता है बल्कि जो दुश्मन का टारगेट है उसको भी ट्रैक कर सकता है, और तुरंत जब हम अपनी मिसाइल है आकाश मिसाइल को ये निर्देशित करता है कि उसका टारगेट किस दिशा में है और कहां पर उसको टारगेट भेजना है। तो इस प्रकार से ये मिसाइल को गाइड करने का काम करता है, और इसमें कमांड गाइडेंस सिस्टम विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होता है। इसकी मुख्य विशेषताएं यह है कि अधिकतम 4500 मीटर की ऊंचाई तक तैनाती की क्षमता है, लगभग 25 से 30 किलोमीटर की प्रभावी मारक दूरी है इसकी, कथन दो सही है इस प्रकार से। लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य भेदन की क्षमता है। उच्च स्तर का स्वचालन यानी ऑटोमेशन से इसकी परिचालन दक्षता बढ़ती है। मल्टी फंक्शन रडार की कवरेज सीमा लगभग 80 किलोमीटर तक है। मल्टी फंक्शन रडार मतलब रडार के माध्यम से आप टारगेट को, कई तरह के टारगेट को एक प्रकार से ट्रैक कर सकते हैं, और साथ ही मिसाइल को भी आप सूचना भेज सकते हैं कि भाई कोई टारगेट है वो 80 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर स्थित है। 80 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को एक प्रकार से पहचानने में सक्षम है, और मिसाइल को निर्देशित कर देता है ग्राउंड सिस्टम के माध्यम से कि वहां पर आपको भेदना है चीजों को। सेंट्रल एक्विजिशन रडार की कवरेज सीमा लगभग 120 किलोमीटर है, यानी सेंट्रल एक्विजिशन जो रडार है
वो बहुत दूर से ही किसी लक्ष्य की पहचान करता है, और कितनी दूरी से करता है, 120 किलोमीटर की दूरी से ही लक्ष्य की पहचान कर लेता है। ठीक है? और इस प्रकार से ये अपने लक्ष्य को भेदने में आकाश वायु रक्षा प्रणाली सक्षम हो जाती है, और कई तरह की टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग करती है। मल्टी फंक्शन रडार का प्रयोग करती है, एक्विजिशन रडार का और फेज्ड एरे जो सिस्टम है उसका भी ये प्रयोग करती है। हाल ही में चर्चित एंशिटिफिकेशन, एंशिटिफिकेशन मुख्यतः किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। लाभोन्मुख व्यावसायिक प्रथाओं के कारण प्लेटफॉर्म की गुणवत्ता में क्रमिक गिरावट, तकनीकी या प्रणालीगत व्यवधानों के कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म का अचानक विफल हो जाना, नियामक या न्यायिक कार्रवाइयों के बाद ऑनलाइन सेवाओं का जानबूझकर बंद किया जाना, डिजिटल प्लेटफॉर्मों में मानव भूमिकाओं का प्रणालीगत स्वचालन आधारित प्रतिस्थापन। अगर आप इसको देखें, सोशल मीडिया या जो हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके संदर्भ में इसको विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है एंशिटिफिकेशन को। यह है कि लाभोन्मुख, लाभ की तरफ झुकी हुई जो व्यावसायिक प्रथाएं हैं, जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं, उसके कारण प्लेटफॉर्म की गुणवत्ता में क्रमिक गिरावट आना, इसी को कहते हैं एंशिटिफिकेशन। इसको आप किस प्रकार से समझ सकते हैं? जैसे मान लिया आप YouTube देखते हैं या आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, YouTube देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, या आप इंस्टाग्राम का प्रयोग करते हैं। उस पे क्या किया जाता है कि सबसे पहले आपके सामने बहुत ही क्वालिटेटिव कंटेंट प्रस्तुत किया जाता है, बहुत क्वालिटेटिव और उपयोगी कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी साबित होता है, और जब उपयोगकर्ता को आदत पड़ जाती है तो धीरे धीरे जो ऐड है, जो विज्ञापन है, उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है। और अगर कोई ऐड की संख्या लगातार दी जाती है, यानी जो विज्ञापन कंपनियां हैं उनका स्टेक यहां पर बढ़ा दिया जाता है, तो व्यावसायिक प्रथाओं को या व्यावसायिक जो कंपनियां हैं उनको लाभ मिलना स्टार्ट हो जाता है। और फिर आप तीसरे फेज में क्या करते हैं? तीसरे फेज में स्थिति ऐसी आ जाती है कि अगर आप एड से मुक्त, विज्ञापन मुक्त किसी कंटेंट को देखना चाहते हैं तो आपको स्पेशल उसके लिए पे वॉल लगा दी जाती है, आपको पे करना पड़ता है। आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप विज्ञापन मुक्त किसी कंटेंट को देखेंगे। और यहां पर स्थितियां ऐसी भी आ जाती हैं कि लगातार आपके सामने उस तरह का कंटेंट आना शुरू हो जाता है जो कि वायरल प्रकार का कंटेंट होता है, वायरल तरह का कंटेंट होता है, और जिसकी उपयोगिता भले ही बहुत ज्यादा ना हो। या तो वायरल कंटेंट आपके सामने आएगा, या जिस कंटेंट को प्रमोट किया गया है वो कंटेंट आपके सामने आएगा। उसकी उपयोगिता किसी उपयोगकर्ता के लिए कितनी है, वो चीज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। और इस प्रकार से जो प्लेटफॉर्म है उसके केंद्र में उपयोगकर्ता न रह करके कौन हो जाता है, एक प्रोफेशनलिज्म उसके केंद्र में आ जाता है। प्लेटफॉर्म की जो गुणवत्ता है उसमें क्रमिक रूप से गिरावट आती है। इसी को हम कहते हैं एंशिटिफिकेशन। और यही चीज जो आपको अभी समझाई गई है वही यहां पर सामान्य रूप से दी गई है। किसी सेवा या उत्पाद, विशेषकर डिजिटल प्लेटफॉर्म की गुणवत्ता में धीरे धीरे गिरावट होना, लाभ आधारित नीतियों के कारण ऐसा होता है। उपयोगकर्ता अनुभव की अनदेखी की जाती है। 3 चरण सामान्यतः इसमें होते हैं। प्लेटफॉर्म, पहले चरण में प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता संतुष्टि को प्राथमिकता देता है। दूसरे चरण में व्यावसायिक ग्राहकों के लाभ के लिए उपयोगकर्ताओं का शोषण करने लगता है। तीसरे चरण में प्लेटफॉर्म स्वयं उन व्यावसायिक ग्राहकों से अधिकतम मूल्य, लाभ निकालने लगता है पेवॉल के माध्यम से, और विकल्प ए इस प्रकार से सही हो जाता है। अगर आप इसका उदाहरण भी देखें, जो तो एंशिटिफिकेशन के कुछ लक्षण जो हैं, कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, जैसे विज्ञापन संतृप्ति, एड सैचुरेशन इसमें शामिल है। इसका मतलब है अत्यधिक विज्ञापन और पेवॉल्स का होना। उदाहरण के रूप में यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्मों के विज्ञापन समर्थित एड्स आप देख सकते, एड सपोर्टेड टीयर्स आप देख सकते हैं। एक अन्य लक्षण इसका एल्गोरिदम हेरफेर होता है। इसमें वास्तविक उपयोगकर्ता अंतःक्रियाओं की बजाय जो भुगतान युक्त या वायरल सामग्री है उसको प्राथमिकता दी जाती है। यानी उसमें एल्गोरिदम जो मैनिपुलेशन होता है उसमें क्या होता है कि आपके सामने वायरल जो चीजें हैं वो आती हैं, जब प्रोमोटेड चीजें जो आती हैं, प्रोमोटेड कंटेंट आता है, वायरल कंटेंट आता है, जो आपके लिए वास्तव में उपयोगी है वो नहीं आता है। तो इस प्रकार से कुछ लोगों को लाभ मिलना स्टार्ट हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं एल्गोरिदमिक मैनिपुलेशन। इसका उदाहरण इंस्टाग्राम के रील्स एल्गोरिदम में देखा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्म होल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के समाधानों के अंतर्गत पूर्वानुमानित सैद्धांतिक संरचनाएं हैं जिनमें स्पेस टाइम में 2 दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ा जा सकता है। और दूसरा कथन है, इन्हें खगोलीय आंकड़ों में देखा जा चुका है
और वास्तविक ब्रह्मांड में स्पेस टाइम के माध्यम से स्थिर मार्गों के रूप में इनकी पुष्टि की जा चुकी है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। जब हम वर्म होल की बात करते हैं तो ये आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांतों के समाधानों के अंतर्गत पूर्व अनुमानित सैद्धांतिक संरचनाएं हैं। सैद्धांतिक संरचनाएं इसलिए है क्योंकि वास्तव में आज तक इनको रियल में एक्सपेरिमेंटल लेवल पर नहीं देखा गया है। अभी केवल ये आइंस्टीन के इक्वेशंस के हिसाब से ही अस्तित्व में है। और इस सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार क्या है, मान लिया स्पेस टाइम, पिछली क्लास में भी हमने ये समझाया था, मान लिया जो स्पेस टाइम है वो एक चादर की तरह है। आपके सामने एक चादर है और उस चादर पर अगर आप किसी पिंड को डाल दें, किसी भारी बॉल को डाल दें, लेदर की बॉल को डाल दें, तो वो चादर झुक जाएगी। इस प्रकार से वो चादर झुक जाएगी। अब इसी प्रकार से ये आपका ब्रह्मांड है, ये स्पेस टाइम है और उसमें आपके अलग अलग तरह के तारे हैं, आपके ग्रह हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ा तारा है तो वो स्पेस टाइम में वक्रता पैदा कर देगा, उस स्पेस टाइम को झुका देगा। तो आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के जो वर्म होल है वो क्या है, वो इस प्रकार से वक्रता पैदा कर देते हैं स्पेस टाइम में कि इस स्पेस टाइम में जो दो दूरस्थ बिंदु है, जिस प्रकार से आप कागज को मोड़ करके दो स्पष्ट दूरी पर स्थित स्थानों को पास पास ले आते हैं, उसी प्रकार से स्पेस टाइम में जो बहुत ही भारी पिंड है, ब्रह्मांडीय पिंड है, वो इस प्रकार की वक्रता, इस प्रकार की गहराई पैदा कर सकते हैं जो कि दो दूरस्थ बिंदुओं को एक साथ मिला सके। इक्वेशन के हिसाब से ऐसा संभव है, एक्सपेरिमेंट लेवल पर आज तक ऐसा संभव नहीं हुआ है। और वर्म होल के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये इस प्रकार के एक टनल का निर्माण कर सकते हैं कि टनल का निर्माण करने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संभव हो जाए। तो टनल के निर्माण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी आप जो स्पेस टाइम के अंतर्गत जो दूरी रहती है उसको कम कर सकते हैं। अब इसका वास्तव में एक्सपेरिमेंटल प्रयोग के माध्यम से इसको अभी तक पाया नहीं जा सकता है, इसकी वास्तविक स्थिति अभी तक नहीं देखी गई है। उसकी वास्तविक स्थिति न देखने का एक कारण यह भी है कि इस तरह की स्थिति, यानी टनल जैसी स्थिति जो वर्म होल के माध्यम से हम कल्पना करते हैं, वो तभी आ सकती है जब आपके पास जो नेगेटिव एनर्जी से युक्त पिंड हैं, जिनको हम सामान्य तौर से क्या नाम से जानते हैं, नकारात्मक ऊर्जा घनत्व वाले जो एक्सोटिक मैटर है, उसकी आवश्यकता होगी। क्योंकि जो सामान्य पिंड आप देखते हैं, उन सामान्य पिंड में पॉजिटिव एनर्जी जो डेंसिटी है वो आप देखेंगे, और पॉजिटिव एनर्जी डेंसिटी के कारण कोई भी पिंड अपनी ओर चीजों को आकर्षित करता है। टनल बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी की आवश्यकता होगी, यानी एक विलक्षण मैटर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि तभी वो एक चीज को दूर धकेल सकता है और टनल का निर्माण होगा। और इस तरह का नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी वाला जो एक्सोटिक मैटर है वो अभी तक देखा नहीं गया है। ये केवल आइंस्टीन का जो सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत है उसके समीकरणों के आधार पर ही एक स्थिति निर्मित होती है वर्म होल से संबंधित। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के समाधानों के अंतर्गत एक पूर्व अनुमानित सैद्धांतिक संरचनाएं हैं जिनसे स्पेस टाइम में दो दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ा जा सकता है। तो बिल्कुल सही है। इन्हें खगोलीय आंकड़ों में देखा जा चुका है। अभी आपको बताया था कि वास्तविक एक्सपेरिमेंटल लेवल पर यह अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, और वास्तविक ब्रह्मांड में स्पेस टाइम के माध्यम से स्थिर मार्गों के रूप में इनकी पुष्टि की जा चुकी है। स्थिर मार्गों के रूप में इनकी पुष्टि नहीं की जा चुकी है, क्योंकि इसके लिए आपको एक एक्सोटिक मैटर, नेगेटिव डेंसिटी वाला, आपको नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी वाला आपको एक एक्सोटिक मैटर की आवश्यकता पड़ेगी, जो अभी तक खोजा नहीं जा सका है ब्रह्मांड में। और यही सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। इसको भी एक बार पढ़ देते हैं, या आप फोटो भी ले सकते हैं। वर्म होल स्पेस टाइम में स्थित सैद्धांतिक संरचनाएं हैं, आइंस्टीन की सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के समीकरणों की समाधानों के रूप में प्रकट होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विशाल पिंड स्पेस टाइम को वक्रित कर सकते हैं। अभी आपको बताया था कि वो कर्वेचर पैदा कर देते हैं। कुछ विशेष गणितीय स्थितियों में ये वक्रता जो है वो एक सुरंग या सेतु, टनल या ब्रिज का रूप ले सकती है। ये सुरंग स्पेस और टाइम में स्थित दो दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ सकती है। ये आइंस्टीन ने जो सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था उसके इक्वेशंस के आधार पर ये चीजें बताई गई है कि दो दूरस्थ बिंदुओं को स्पेस टाइम में आपस में जोड़ सकती है। इसका
रियल लाइफ एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटल लेवल पर यह अभी सिद्ध नहीं हुई है, इस बात को ध्यान में रखना है। यदि ऐसी सुरंग वास्तव में मौजूद हो तो वो सामान्य दूरी की तुलना में कम दूरी का मार्ग प्रदान कर सकती है। ये इस कारण ब्रह्मांड में एक प्रकार के शॉर्टकट की तरह ही काम करेगी। क्यों? क्योंकि स्पेस टाइम में दो दूरस्थ स्थित बिंदुओं को पास ला देगी। ये वर्म होल को सामान्यतः दो सिरों वाली सुरंग के रूप में दर्शाया जाता है। ये सुरंगें स्पेस टाइम के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ती हैं। कथन एक सही माना गया है, कथन दो गलत क्यों क्यों है? क्योंकि वर्म होल अभी तक पूरी तरह काल्पनिक है, अवलोकन इसका वास्तविक ब्रह्मांड में नहीं हुआ है, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अभी तक इसका नहीं मिला है। इस प्रकार से कथन दो इसका गलत हो जाता है। और एक्सोटिक मैटर के बारे में, जो नकारात्मक ऊर्जा घनत्व वाले जो विलक्षण पदार्थ है, उनकी आवश्यकता इसके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इस तरह के पदार्थ अभी तक एक्सोटिक मैटर देखे ही नहीं गए हैं। तो एक्सपेरिमेंटल लेवल पर यह चीज सही नहीं हो पाती है। एक तरह से एक्सपेरिमेंटल लेवल पर यह चीज अभी सिद्ध नहीं हो पाई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवियों में रोगाणुरोधी प्रतिरोध हो सकता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकता है। अधिकांश रोगाणुरोधी ड्रग्स के प्रति प्रतिरोधी रोगजनक स्ट्रेंस को आमतौर पर सुपरबग कहा जाता है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध पूरी तरह से मानव निर्मित परिघटना है और ये रोगजनकों में स्वाभाविक रूप से देखने को नहीं मिलती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। अगर आप ये देखें कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, तो वो बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवियों में ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकता है, बैक्टीरिया में भी हो सकता है, और जिनमें होता है उन्हें सामान्य रूप से आप सुपर बग के नाम से जानते हैं। ये पूरी तरह से मानव निर्मित परिघटना नहीं है। मानव ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक्स का अगर इस्तेमाल करे तो वो ऐसे बैक्टीरिया से प्रभावित हो सकते हैं जिनमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो। और ये दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या उभर रही है कि आप ऐसे बैक्टीरिया से प्रभावित हो जाए, ऐसे रोगजनक से प्रभावित हो जाए जिस पर एंटीबायोटिक काम ही न करे। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये केवल मानव निर्मित समस्या नहीं है, इसके अन्य कारक भी हैं। और इस प्रकार से कथन तीन इसमें गलत हो जाएगा और एक और दो इसमें सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी उन दवाओं का प्रतिरोध करने लगते हैं जो उन्हें खत्म करने के लिए बनाई गई है, तो इसी को हम कहते हैं रोगाणुरोधी प्रतिरोध। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एएमआर एक ऐसी परिघटना है जो कई प्रकार के रोगजनकों को प्रभावित करती है, केवल बैक्टीरिया को ही प्रभावित नहीं करती, और इस प्रकार से स्टेटमेंट ए सही हो जाता है। एएमआर के उदाहरणों में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस शामिल है, यानी ऐसा टीबी शामिल है जो कि कई तरह के ड्रग्स के प्रति एक रेजिस्टेंस, प्रतिरोध विकसित कर लेता है। आपकी दवाइयों का किसी प्रकार से असर उस टीबी पर नहीं होता है और इस प्रकार से टीबी एक खतरनाक बीमारी के रूप में डेवलप हो जाता है। ड्रग रेजिस्टेंट ई कोलाई भी इसका उदाहरण है। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसमें भी ड्रग रेजिस्टेंस देखा गया है, ड्रग का प्रतिरोध, दवाइयों का के प्रति प्रतिरोध देखा गया है। कथन एक सही हो जाता है। जो रोगाणु उपलब्ध अधिकांश रोगाणुरोधी दवाइयों के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं उन्हें सुपरबग कहा जाता है, यानी जिनमें दवाइयों के प्रति एक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है उन्हें, बैक्टीरिया को या रोगाणु जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सुपरबग कहा जाता है। डब्ल्यूएचओ ने ग्राम नेगेटिव सुपरबगों के बढ़ते खतरे के बारे में बताया है। ये जो ग्राम नेगेटिव सुपरबग हैं, ये कैसे सुपरबग होते हैं? ये सुपरबग ऐसे सुपरबग होते हैं जिनके बाहर एक झिल्ली नुमा संरचना डेवलप हो जाती है, और जो भी दवाइयों का आप इस्तेमाल करते हैं वो दवाइयां इस झिल्ली को क्रॉस नहीं कर पाती, और इसलिए भले ही आप किसी भी ड्रग का इस्तेमाल कर लें, वो जो बैक्टीरिया है, वो जो रोगजनक है, वो उन दवाइयों से प्रभावित ही नहीं होता है। इस तरह के जो सुपरबग हैं उनको हम ग्राम नेगेटिव सुपरबग के नाम से जानते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने इनके बढ़ते खतरे के बारे में बताया है और इन सुपरबगों का इलाज करना कठिन होता है, कई दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। कथन दो सही हो जाता है। कथन तीन के बारे में अगर हम बात करें तो उससे आपको पता लगेगा कि एएमआर जो है वो पूरी तरह से मानव निर्मित घटना नहीं है। रोगजनकों में आनुवंशिक उत्परिवर्तन, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होने वाली एक प्राकृतिक विकासवादी प्रक्रिया है। यानी आप जो रोग पैदा करने वाले कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उनमें जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ये घटना
एक प्राकृतिक विकासवादी प्रक्रिया को अभिव्यक्त करती है। जेनेटिक म्यूटेशन, उनके जीन में होने वाला इस प्रकार का परिवर्तन जो कि उन्हें दवाओं के प्रति रेजिस्टेंट बना देता है, उनको प्रतिरोधी बना देता है। तो एक प्राकृतिक विकासवादी प्रक्रिया को यह अभिव्यक्त करता है। केवल मानव निर्मित समस्या नहीं है, मानवीय गतिविधियां इसके उद्भव और प्रसार को तेज करती हैं। क्योंकि अगर आप उल्टा सीधा एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ऐसे वायरस या रोगजनक से प्रभावित होने की संभावना आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी, या आप ऐसे रोगजनक से प्रभावित अगर हो गए जिसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, अगर आपने एंटीबायोटिक दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल किया है तो वो चीज आपके लिए घातक भी हो सकती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही आपको करना चाहिए, खुद से उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जब भी इस्तेमाल करें तो आप हमेशा उसके कोर्स को पूरा करें। उसका कोर्स होता है 3 दिन का या 5 दिन का। एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग, इसका एक कारण है कि जो रोगजनक है उसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर विकसित हो जाता है, संक्रमण नियंत्रण की कमी होती है। कृषि में एंटीबायोटिक का अगर अत्यधिक उपयोग हो रहा है तो उसका भी वो भी एक कारण माना जा रहा है, ऐसे रोगजनकों का विकास होना जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रखते हैं। इस प्रकार से कथन 3 सही नहीं है। डब्ल्यूएचओ से जुड़े तथ्य भी आप जान लीजिए। डब्ल्यूएचओ पहले से ही एएमआर को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरों के रूप में पहचान चुका है। एएमआर को अक्सर मूक महामारी, साइलेंट पैंडेमिक कहा जा रहा है। और वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर प्रयोगशाला में पहचाने गए जीवाणु संक्रमणों में से, जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के होने से होने वाले इन्फेक्शन में हर 6 में से 1 संक्रमण एंटीबायोटिक प्रतिरोधी था। यानी हर 6 में से 1 संक्रमण इन्फेक्शन ऐसा देखा गया है जिस बैक्टीरिया में क्या था, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मौजूद था। और यह दुनिया के स्वास्थ्य के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। अगला प्रश्न है, ब्लू टंग वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह मुख्य रूप से कीट वाहकों के माध्यम से प्रसारित होने वाला संक्रामक और गैर संचारी रोग है। और दूसरा है, इससे मुख्य रूप से भेड़, मवेशी और जुगाली करने वाले अन्य जानवर प्रभावित होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सी सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। तो ये जो ब्लू टंग वायरस है यह मुख्य रूप से कीट वाहकों के माध्यम से प्रसारित होने वाला संक्रामक रोग है। बिल्कुल सही बात है, संक्रामक रोग है। कीटों के माध्यम से अगर कोई भी जानवर संक्रमित है और ये कीट उस पर बैठ गया और फिर वो संक्रमित हो गया उस वायरस से, ब्लू टंग वायरस से, तो फिर दूसरे जानवर पर बैठ करके दूसरे जानवर को भी संक्रमित कर सकता है। तो कीटों के माध्यम से संक्रमण फैलता है, गैर संचारी है, यानी जानवर से जानवर में नहीं फैल रहा है। गैर संचारी होने का मतलब है कि जानवर से जानवर में नहीं फैल रहा है, कीटों के माध्यम से संक्रामक है। एक कीट अगर संक्रमित हो गया तो फिर वो दूसरे जानवर पर बैठ करके उस जानवर को भी संक्रमित कर देगा। ठीक है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। इससे मुख्य रूप से भेड़, मवेशी, जुगाली करने वाले जानवर प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही है। यानी 1 और 2 दोनों कथन इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही होगा। तो ब्लू टंग एक संक्रामक और गैर संचारी रोग है। मुख्य रूप से किससे फैलता है? क्यूलिकॉइड्स, मिज के माध्यम से फैलता है, कथन एक सही है। भेड़, मवेशी, अन्य जुगाली करने वाले जानवरों को प्रभावित करता है। इसके भेड़ों में इसके जो लक्षण है दिखाई देने की संभावना सबसे अधिक होती है। मवेशियों में अधिकांश संक्रमण लक्षणहीन, असिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी मवेशियों में तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसके लक्षण ही आपको नहीं दिखेंगे सामान्य तौर से। तो ऑप्शन जो दूसरा कथन है वो भी सही हो जाता है। जो बीटी वायरस है, जो ब्लू टंग वायरस है, ये जानवरों के सीधे संपर्क से नहीं फैलता, दूध के सेवन से भी नहीं फैलता है। बीटी वायरस का जो संक्रमण है ये पूरे वर्ष हो सकता है, विशेष रूप से वर्षा ऋतु में इसके खतरा ज्यादा रहता है इसके फैलने का। संक्रमित मवेशी किसी क्षेत्र में वायरस की उपस्थिति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और अगर वो जो कीट है वो इसके ऊपर बैठ जाता है, संक्रमित जानवर के ऊपर, और फिर दूसरे जानवर के ऊपर बैठता है, उसको डसता है, तो उससे संक्रमण इसका फैल जाता है। मवेशी कई हफ्तों तक वायरस के स्रोत के रूप में यानी होस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। ये तब भी संभव है जब कोई स्पष्ट लक्षण न दिख रहा हो। अगर किसी मवेशी, जुगाली करने वाले जानवर में अगर कोई लक्षण नहीं है तब भी वो वायरस का होस्ट हो सकता है। उसके ऊपर कीट बैठे, उससे संक्रमित हो जाए और फिर दूसरे जानवर के ऊपर बैठे तो वो दूसरे जानवर को संक्रमित कर सकता है। मवेशी अक्सर कीट वाहकों, इंसेक्ट वेक्टर्स के लिए
आकर्षक मेजबान होते हैं, होस्ट होते हैं। हाल ही में खबरों में रहे ग्लोकैस9 प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने ऑप्शंस, आपके सामने कथन क्या है? ग्लोकैस9 क्रिस्पर कैस9 प्रोटीन का एक ल्यूमिनेसेंट ल्यूमिनेसेंट संस्करण है जिससे कोशिकाओं के अंदर जीन एडिटिंग के दौरान प्रकाश उत्सर्जित होता है। क्रिस्पर कैस9 द्वारा जीन एडिटिंग के दौरान ग्लोकैस9 से किसी भी डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं रहती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। जब आप जानते हैं कि क्रिस्पर कैस9 के बारे में और क्रिस्पर कैस12a के बारे में पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी। यहां पर जो कैस9 है वो क्या है? एक प्रोटीन है और इसके माध्यम से आप क्या करते हैं? इसके माध्यम से आप डीएनए की कटाई करते हैं। डीएनए की कटाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर किसी जीन में कोई खराबी हो गई है तो इस कटाई के माध्यम से आप उसकी एडिटिंग करके उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। और आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें एक सफलता ये मिल गई है कि अगर किसी के जीन में म्यूटेशन के माध्यम से कोई बीमारी हो गई है तो आप उस जीन को वहां से काट करके डीएनए कटाई के माध्यम से उसको काट काट करके क्या कर सकते हैं? उसको सही कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का फायदा यह है। अब एक नया आपको प्रोटीन मिला है जिसका नाम है ग्लोकैस9। इसी के उन्नत संस्करण के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं और ग्लो से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ग्लो का मतलब क्या है? कि जब आप इसके माध्यम से जीन संपादन करेंगे, जीन एडिटिंग करेंगे, तो वहां पर एक लाइट उत्सर्जित होगी, लाइट होगी, यानी ये ल्यूमिनेसेंट है। बायोल्यूमिनेसेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके इस गुण को हासिल कहां से किया गया है? एक समुद्री जीव से हासिल किया गया है। और इसलिए क्योंकि ये चमकता है और आप जीन एडिटिंग की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने में सक्षम हो जाते हैं। तो कैस9 के माध्यम से अगर आप कैस9 की जगह ग्लोकैस9 का प्रयोग करेंगे तो जीन एडिटिंग की पूरी प्रक्रिया को आप लाइट के माध्यम से मॉनिटर भी करने की ताकत हासिल कर लेते हैं। और इस प्रकार से कोशिकाओं के अंदर जीन एडिटिंग के दौरान इसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है, इसलिए मॉनिटरिंग की क्षमता हासिल कर लेते हैं और यह कथन सही हो जाता है। क्रिस्पर कैस9 द्वारा जीन एडिटिंग के दौरान ग्लोकैस9 से किसी भी डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं रहती है। अब मान लीजिए आपने कोई डीएनए कटाई करी, उसके बाद कोशिका का क्या क्या काम होता है? कोशिका का काम होता है कि आप उसको फिर जहां से कटाई की गई है उसे रिपेयर करें, उसको ठीक करें। ये काम कौन करता है? सामान्य रूप से इसको सेल करती है, जो हमारी कोशिका है वो उस काम को करती है। अब ये कह रहा है कि क्या अगर हम कटाई ग्लोकैस9 के माध्यम से करें तो इस रिपेयर मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं रहती है? ये गलत है। रिपेयर मैकेनिज्म की आवश्यकता फिर भी रहती है और रिपेयर मैकेनिज्म के रूप में एक स्थापित टेम्पलेट का प्रयोग कौन करती है? कोशिका करती है, सेल करती है और वही धीरे धीरे जहां से कटाई की गई है उसको रिपेयर करने का काम, ये उसको ठीक करने का काम करती है। कैस9 का काम केवल डीएनए की कटाई करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है या सही है? तो आपने देखा कथन 2 गलत है और कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। चलिए इसकी थोड़ी सी और व्याख्या देख लेते हैं। ग्लोकैस9 क्रिस्पर कैस9 प्रोटीन का एक ल्यूमिनेसेंट, इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, उम्मीद करता हूं कि आपको नहीं हो रही होगी, प्रकाश उत्सर्जित करने वाला संस्करण है। ठीक है, ये आपको बता दिया गया है। कोलकाता के बोस संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा ये विकसित किया गया है। इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह कोशिकाओं के अंदर जीन संपादन यानी जीन एडिटिंग के दौरान क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है। और इस विशेषता के कारण क्रिस्पर प्रक्रियाओं की रियल टाइम में निगरानी संभव हो जाती है, उनकी मॉनिटरिंग संभव हो जाती है। संचालनात्मक रूप से ग्लोकैस9 को कैस9 प्रोटीन और गहरे समुद्र में पाए जाने वाले झींगे के प्रोटीन से विभाजित जो नैनो ल्यूसीफेरेज एंजाइम है उसको जोड़ करके बनाया गया है। तो कैस9 प्रोटीन और इसके साथ आपने क्या जोड़ दिया? गहरे समुद्र में पाए जाने वाला एक झींगे का प्रोटीन है, उससे प्राप्त एक विभाजित नैनो ल्यूसीफेरेज एंजाइम को जोड़ करके इसको आपने बनाया। जब कैस9 प्रोटीन सही तरीके से फोल्ड होता है, यानी कैस9 प्रोटीन है और वो फोल्ड होगा, यहां पर आपने क्या प्राप्त किया? एक विभाजित एंजाइम प्राप्त किया। और जब आपने इसको कैस9 प्रोटीन से जोड़ दिया और ये तरीके से फोल्ड होता है, जब ये मुड़ता है तो इसके जो दो अलग अलग हिस्से हैं
जो ल्यूमिनेसेंट जो प्रकाश उत्सर्जित करने वाला जो आपका ये एंजाइम है या जो प्रोटीन है, जब ये इस प्रकार से आपस में जुड़ता है, यहाँ Cas9 प्रोटीन के फोल्ड होने से जब वो मुड़ेगा तो उससे क्या होगा कि नैनो ल्यूसिफेरेज एंजाइम के जो विभाजित भाग हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और इन भागों के जुड़ने से एक चमक पैदा होगी और जिस पर चमक के माध्यम से आप जीन एडिटिंग की पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं और उसको मॉनिटर करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। इस तकनीक से जीवित कोशिकाओं लिविंग सेल्स में जीन एडिटिंग का अवलोकन किया जा सकता है। इसके अलावा ऊतकों में भी इसकी निगरानी की जा सकती है। अगर आप ऊतकों से संबंधित किसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, किसी बायो जैव प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, तो उसकी भी निगरानी संभव हो सकती है। यहां तक कि पौधों की पत्तियों में जीन एडिटिंग को बिना नुकसान पहुंचाए इसके माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। Cas9 GLO-Cas9 के माध्यम से अगर आप जीन एडिटिंग करते हैं। GLO-Cas9 डीएनए मरम्मत तंत्र की आवश्यकता को समाप्त नहीं करते। जैसा कि अभी आपको बताया था कि इससे जो डीएनए की कटाई हुई है उसे मरम्मत करने की जो आवश्यकता है उसको ये समाप्त नहीं करता है। मरम्मत करने की आवश्यकता तब भी रहती है और कोशिका के द्वारा एक डिफाइंड टेम्पलेट का इस्तेमाल करके उसकी मरम्मत की जाती है। जहां से आपने डीएनए की कटाई की है तो धीरे धीरे उसकी मरम्मत होती है। ये मरम्मत प्रक्रिया को हटाने के बजाय उसमें सहायता करता है। हटाने की बजाय सहायता क्यों करेगा? क्योंकि आप उसकी भी मरम्मत प्रक्रिया का भी अवलोकन करने में सक्षम हो जाते हैं। विशेष रूप से होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर जैसी प्रक्रियाओं में सहायक होता है। जो होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर है, यह प्रक्रिया वंशानुगत उत्परिवर्तनों को ठीक करने के लिए आवश्यक होती है। वंशानुगत उत्परिवर्तनों को ठीक करने के लिए किस प्रकार से आवश्यक होती है? इस प्रकार से आवश्यक होती है, मान लिया आपका एक सिकल सेल एनीमिया है, ये एक रोग है और इसके अंतर्गत आप क्या हो इसके अंतर्गत होता क्या है? इसके अंतर्गत जो आपकी हीमोग्लोबिन है उसके जीन में एक खराबी आ जाती है। अब आप क्या करते हैं कि जीन एडिटिंग के माध्यम से इस जीन को बदलने या सुधारने का काम करते हैं और फिर जब आपने इसको बदलने या सुधारने का काम किया तो होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर एक सेल के द्वारा अपनाया जाने वाला एक डेफिनेट टेम्पलेट जिसके माध्यम से उसकी मरम्मत की प्रक्रिया पूरी की जाती है, उस मरम्मत की प्रक्रिया को भी GLO-Cas9 देखने में मॉनिटर करने में सक्षम बना देता है। इसी प्रकार से मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे आनुवंशिक रोगों से जुड़े उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन को ठीक करने में भी उपयोगी है। किस प्रकार से? मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है, आपकी मांसपेशियों के जीन में खराबी आती है, तो आप उसकी एडिटिंग करें और इसके माध्यम से होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर के माध्यम से रिपेयर की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दे और Cas9 उसको आपको मॉनिटर करने में मदद करेगा। तो GLO-Cas9 की जो प्रकाश उत्पन्न करने की जो क्षमता है उसका मुख्य उद्देश्य है क्रिस्पर गतिविधि की दृश्य निगरानी, विजुअल मॉनिटरिंग को आसान बनाना। ये तकनीक कोशिकीय मरम्मत मार्गों को दरकिनार बाईपास नहीं करती है। इस प्रकार से कथन 2 सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है सौर ज्वालाओं जो सौर फ्लेयर्स हैं, ज्वाला हैं, उनका आशय ऊर्जा के एकाएक एवं अत्यधिक शक्तिशाली विस्फोट है जो सौर धब्बों के पास प्रबल चुंबकीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। और कथन 2 है सूर्य की सतह पर सौर धब्बे गहरे रंग के दिखाई देते हैं क्योंकि दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र के कारण सूर्य के आंतरिक भाग से सतह तक ऊष्मा का प्रवाह कम हो जाता है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। दोनों कथन सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। जब हम सौर ज्वालाओं की बात करते हैं तो सौर ज्वालाएं ऊर्जा के एकाएक और अत्यधिक शक्तिशाली विस्फोट हैं, सौर धब्बों के पास प्रबल चुंबकीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। अगर आप सूर्य को देखेंगे बहुत ध्यान से, टेलीस्कोप के माध्यम से देखेंगे तो उस पर आपको बहुत ये गहरे गहरे स्पॉट दिखाई देंगे। ये गहरे गहरे स्पॉट क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि यहाँ का तापमान सूर्य के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत बड़े चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ये क्षेत्र यहाँ पर जो चुंबकीय रेखाएं होती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ही उच्च स्तर का होता है
और जब उच्च स्तर का होता है तो सूर्य के अंदर से आने वाला जो प्लाज्मा है, अब सूर्य के अंदर जो गतिविधि है वो किस प्रकार से चलती है कि उसके आंतरिक भाग से प्लाज्मा यानी जो गर्म उसका एक प्रकार से पदार्थ है वो बाहर की ओर आता है, इसको संवहन प्रक्रिया कहते हैं। और ठंडा पदार्थ जो है वो अंदर की ओर जाता है, गर्म पदार्थ जो है वो ठंडे पदार्थ की जगह लेता है और इस प्रकार से इस संवहन प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जहां पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है वहां पर यह संवहन की प्रक्रिया कमतर हो जाती है और इसलिए इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो आपको काले धब्बे के रूप में दिखाई देंगे। और यही वो क्षेत्र है जहां पर जो सौर ज्वालाएं हैं वो बहुत ही अत्यधिक शक्तिशाली विस्फोट के साथ आपको दिखाई देंगी एकाएक। इस प्रकार से कथन एक सही हो जाता है। सूर्य की सतह पर सौर धब्बे गहरे रंग के दिखाई देते हैं, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र के कारण सूर्य के आंतरिक भाग से सतह तक ऊष्मा का प्रवाह कम हो जाता है। दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र के कारण नहीं होता ऐसा, यह बहुत ही तीव्र उच्च चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऐसा होता है कि सूर्य के आंतरिक भाग से सतह तक जो ऊष्मा का प्रवाह है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो उच्च चुंबकीय क्षेत्र है, जो संवहन की प्रक्रिया है, जो अंदर से ये आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गर्म पदार्थ सतह पर आता है, ठंडे पदार्थों की जगह लेता है, तो इस संवहन की प्रक्रिया को ये कमतर कर देता है। इस प्रकार से कथन क्या है, दूसरा कथन गलत हो जाता है। कथन एक सही है और कथन दो गलत है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा। तो हाल ही में सूर्य की सतह पर पृथ्वी के आकार से लगभग 10 गुना बड़ा एक सूर्य धब्बा सन स्पॉट देखा गया। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि यह धब्बा भविष्य में कई शक्तिशाली सौर ज्वालाओं फ्लेयर्स का कारण बन सकता है। सौर ज्वालाएं सूर्य के शक्तिशाली और अचानक होने वाले विस्फोट हैं। सौर ज्वालाएं ऊर्जा के शक्तिशाली और अचानक होने वाले विस्फोट है, सूर्य के सक्रिय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। विशेष रूप से बड़े सूर्य धब्बों के पास बनने की संभावना अधिक होती है सौर ज्वालाओं की, और इसका मुख्य कारण है अत्यधिक जटिल चुंबकीय क्षेत्र, रेखाओं का टूटना और पुनः जुड़ना। जब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होते हैं तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बहुत ज्यादा स्थिर नहीं होती हैं, बल्कि लगातार वो बदलती रहती हैं। लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलती रहती हैं और लगातार टूटती रहती हैं, लगातार दूसरे क्षेत्र से जुड़ती रहती हैं। इतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है यहां पर कि जब ये सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती और टूटती हैं तो उस प्रक्रिया में आप देखेंगे ऊर्जा का बहुत बड़े स्तर पर संग्रहण भी हो जाता है। और जब ऊर्जा का संग्रहण होता है और ये प्रक्रिया चलती है टूटने और पुनः जुड़ने की, मैग्नेटिक रिकनेक्शन की, पहले टूटना और फिर जुड़ना का, तो जब ये टूटती हैं तो इनमें संग्रहित बहुत जो ऊर्जा होती है वो एक तरह से तीव्र विस्फोट के साथ बाहर निकलती है। यानी सौर ज्वालाएं सौर मंडल की सबसे बड़ी विस्फोटक घटनाओं में से एक मानी जाती हैं। और इसमें आप देखेंगे कि सोलर फ्लेयर्स, उस जो वो ऊर्जा निकलती है, आप देख रहे होंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो रेखाएं हैं वो बहुत तेजी से अपना स्थान बदलती हैं, बहुत तेजी से टूटती हैं, बहुत तेजी से जुड़ती हैं। और जब ये प्रक्रिया चलती है टूटने की और जुड़ने की, मैग्नेटिक रिकनेक्शन की, तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा का बहुत ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं कि बाहर ऊर्जा निकलती है। और इसी से ये सौर ज्वालाएं को आप देख सकते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। ये ज्वालाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं और इन ज्वालाओं से निकलने वाली ऊर्जा में रेडियो तरंगे, एक्सरे, गामा किरणें होती हैं और इस प्रकार से कथन एक सही हो जाता है। ये आपके जो सैटेलाइट्स होती हैं उसको भी प्रभावित कर सकती हैं, ये पृथ्वी के कम्युनिकेशन सिस्टम को भी प्रभावित करने की ताकत रखती हैं सोलर फ्लेयर्स। सूर्य के धब्बे जो हैं वो अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र होते हैं क्योंकि वहां पर संवहन प्रक्रिया धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। ठंडा होने के कारण ये आसपास के क्षेत्रों की तुलना में गहरे रंग के दिखाई देते हैं। ये ठंडापन अत्यधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्रों के कारण होता है। आपने देख लिया क्यों है। ये चुंबकीय क्षेत्र सूर्य के अंदर से सतह तक होने वाले संवहन द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण को कम कर देते हैं। तो संवहन के द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इस प्रकार से कथन दो सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने हाल ही में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से युक्त अग्नि 4 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल
री एंट्री व्हीकल तकनीक से एक ही मिसाइल कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम हो जाती है, जिनमें से प्रत्येक द्वारा एक ही समय में अलग अलग लक्ष्यों पर हमला किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सी सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। जब हम मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल की बात करते हैं, तो अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण नहीं हुआ है, बल्कि अग्नि 5 का हुआ है। इस प्रकार से कथन एक गलत हो जाता है और इस तकनीक से एक ही मिसाइल कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम होती है। इनमें से प्रत्येक द्वारा एक ही समय में अलग अलग लक्ष्यों पर हमला किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। मिसाइल अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण था ये, और परीक्षण के बाद भारत उन प्रमुख देशों में शामिल हो गया जिनके पास MIRV क्षमता है। कथन एक सही इसमें नहीं है, क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल थी। ये जो तकनीक है MIRV, ये एक ही मिसाइल को कई परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम बनाती है। वॉरहेड्स की विशेषता यह है कि वो स्वतंत्र रूप से मार्गदर्शित यानी इंडिपेंडेंटली गाइडेड होते हैं। प्रत्येक वॉरहेड एक ही समय में अलग अलग या समान लक्ष्यों पर प्रहार कर सकता है और ये स्ट्राइक एफिशिएंसी में वृद्धि कर देता है। भारत की जो डेटरेंस कैपेबिलिटी है वो भी मजबूत होती है और द्वितीय प्रहार क्षमता जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसमें भी उल्लेखनीय वृद्धि ये कर देती है। इस प्रकार से कथन सही हो जाता है। भारत की परमाणु नीति क्या है कि वो पहला परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर परमाणु हमला हो गया तो उसका जो परमाणु हमला होगा वो अपने आप में बहुत ही उच्च स्तर का होगा। इसको कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो इस प्रकार से भारत को ये बेहद ज्यादा मजबूत बनाती है। भारत की जो परमाणु पॉलिसी है उसको भी बल प्रदान करती है। MIRV क्षमता केवल एक वॉरहेड ले जाने वाली पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। भारत की जो नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति है उसके संदर्भ में MIRV तकनीक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अश्योर्ड रिटेलिएशन कैपेबिलिटी को मजबूत करती है, क्योंकि मल्टीपल वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है और मल्टीपल वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है तो ये कई परमाणु हथियारों के माध्यम से कई जगहों को स्ट्राइक कर सकती है। तो भारत की जो सेकंड स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है उसको बहुत ज्यादा मजबूत कर देती है। आप एक ही हमले में दुश्मन देश को बिल्कुल पस्त कर सकते हैं परमाणु हमले के माध्यम से। और भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, पहले इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन जब सेकंड इस्तेमाल करना है तो ऐसा करना है कि सामने वाला एकदम बिल्कुल तहस नहस ही हो जाए। ये ऐसी कैपेबिलिटी है। तकनीक भारत की सुनिश्चित प्रत्याघात क्षमता यानी एश्योर्ड रिटेलिएशन कैपेबिलिटी को मजबूत करता है। ये क्षमता दुश्मन देशों को पहले हमला करने से रोकने, डेटरेंस में सहायक है। यानी अगर किसी देश को यह पता है कि भारत के पास ऐसी क्षमता है कि वो एक ही हमले में आपके पूरे क्षेत्र को नष्ट करने में सक्षम है, तो ये किसी भी देश को भारत पर परमाणु हमला करने से रोकती है, यानी डेटरेंस के रूप में ये काम करती है। इस तकनीक का विकास 1960 के दशक में किया गया था। इसका सबसे पहले उपयोग 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया, फिर सोवियत संघ ने इस तकनीक का प्रयोग किया, फिर चीन ने, फिर यूनाइटेड किंगडम ने, फिर फ्रांस ने और अब भारत ने भी यह तकनीक हासिल कर ली है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न क्या है? मानव रहित हवाई वाहनों अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यहां पर दिया गया है, सभी प्रकार के UAV ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। दूसरा कथन आपके सामने है, सभी प्रकार के UAV स्वचालित रूप से मंडरा यानी होवर कर सकते हैं। तीसरा कथन है, सभी प्रकार के UAV ऊर्जा आपूर्ति के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का ही उपयोग कर सकते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? आपको संख्या बतानी है कि कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को आप देखते हैं तो अपने दोस्तों के साथ लगातार शेयर भी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।